नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से पावर की गणना करने वाला सूत्र नहीं है। दोस्तों आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद में ही इसका जवाब देना है। इसमें पूछा है कि सूत्र नहीं है, इसका मतलब 3 सूत्र होंगे पावर के। तो दोस्तों इसमें से कौन कौन से आपको 3 सूत्र आने चाहिए पावर के, कौन कौन से हैं। तो पावर का सूत्र है एक तो P=V गुणा I। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पावर ज्ञात करने का कौन कौन से सूत्र होते हैं। और P=V²/R, ये पावर निकालने का है। और एक और है पावर निकालने का P=I²R। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या कि सूत्र नहीं है। बाकी 3 तो सूत्र हैं पावर निकालने के, परंतु ये वाला पावर निकालने का सूत्र गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों PPE की फुल फॉर्म क्या है। PPE क्या होता है दोस्तों? PPE होते हैं जिसका उपयोग हम विद्युत से सुरक्षा के लिए करते हैं। हम हमारी खुद की सुरक्षा, कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं तो हमारी खुद की सुरक्षा जो होती है उसको हम बोलते हैं, खुद की सुरक्षा के लिए जो उपकरण यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम PPE। तो PPE की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ये भी प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। प्योर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, या दूसरा ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, या तीसरा ऑप्शन है पर्सनल प्रायोरिटी इक्विपमेंट्स, या पर्सनल परफॉर्मेंस परफेक्ट इक्विपमेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। व्यक्तिगत मतलब इन अलग अलग अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो उपकरण यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों B। अब चलते हैं हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस लैब में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है। तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखना, उसमें मैंने रेजिस्टेंस निकालना बताया था कि रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको ढूंढना है। मैंने एक चीज़ देखी है, इस क्वेश्चन के अंदर सब में 250 वोल्टेज दिया हुआ है, चारों वोल्टेज, तो इसलिए वोल्टेज समान है। अब मैं बात करता हूँ पावर की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस भी बल्ब की पावर कम होती है उसी का रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। तो इसमें सबसे कम पावर किस रेजिस्टेंस की, किस बल्ब की है? तो वो है पहला, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 25 वाट है। B ऑप्शन में 60 वाट है, और C में 100 वाट है, और D में 200 वाट है। तो जितने अधिक वाट होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा, और जितना कम पावर होगी उतना ही अधिक रेजिस्टेंस होगा। तो ये उल्टा होता है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा A। मेगर मीटर को किस कार्य के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है। दोस्तों देखो, आपको जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये थोड़े घुमा के दिए हुए हैं। इसमें आपको ढूंढना है कि मेगर मीटर का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। तो पहला है निरंतरता की जाँच के लिए नहीं करना चाहिए, या फिर इंसुलेशन का प्रतिरोध जांचने के लिए नहीं करना चाहिए, या फिर भूसंपर्कन जांच के लिए, अर्थिंग की जांच के लिए। तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर ढूंढना है कि जो मेगर मीटर होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो इसमें से जो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, हम मेगर मीटर का उपयोग धारा की जाँच के लिए करते हैं, निरंतरता की जांच के लिए करते हैं, इंसुलेशन की प्रतिरोध जांचने के लिए करते हैं, और अर्थिंग की जांचने के लिए भी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी के लिए जांच के लिए करते हैं, इसलिए कोई भी ऑप्शन हमें ऐसा नहीं मिला जिसमें हम नहीं करते हो। तो हमारा D ऑप्शन सही होगा। तो आपको D ऑप्शन टिक करना है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में ब्लास्ट का क्या कार्य है। ट्यूबलाइट के अंदर जो ब्लास्ट होता है, चौक जिसको बोलते हैं हम, ब्लास्ट का मतलब चौक होता है, उस चौक का उपयोग हम क्यों करते हैं। पहला है लैंप को जलाने के लिए काफ़ी वोल्टेज मुहैया कराना,
दूसरा ऑप्शन है सर्किट का परिवर्तन मुहैया कराना। तीसरा ऑप्शन है लैंप को चलाने के लिए कम वोल्टेज मुहैया कराना। और चौथा ऑप्शन है टर्मिनल के बीच कनेक्टिविटी मुहैया कराना। तो दोस्तों चौक का उपयोग हम क्यों करते हैं कि चौक का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि लैंप को काफ़ी अधिक कम वोल्टेज आती है, इसलिए वो बल्ब जल नहीं पाता है, वो लैंप जल नहीं पाता, इसलिए उसको जलाने के लिए काफ़ी वोल्टेज उत्पन्न कराना ये चौक के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, किस किस्म के एमसीबी परिपथ के तीनों फेजों के लिए स्विचिंग और सुरक्षा मुहैया कराते हैं लेकिन न्यूट्रल नहीं? हमने पिछले वीडियो में बताया था टीपीएन क्या होता है। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे वो पिछले वीडियो ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि जिसके अंदर हमें तीनों फेज़ों को स्विचिंग किया जा सकता है, मतलब आर, वाई और बी, रेड, येलो और ब्लू, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? ट्रिपल पोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ट्रिपल पोल, क्योंकि ट्रिपल पोल के अंदर केवल 3 ही पोल होते हैं और सिंगल पोल के लिए केवल एक फेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डबल पोल फेज़ और न्यूट्रल के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। 4 पोल का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जहाँ पे 3 तो फेज़ और एक न्यूट्रल, टोटल 4 वायर के लिए हम 4 पोल का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे केवल 3 तार हैं, तो तीनों तारों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रिपल पोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, छत के पंखे में खालिस्तान की धारिता के संधारित्र उपयोग में लिए जाते हैं। तो दोस्तों सीलिंग फैन के अंदर किस मान का कैपेसिटर यूज किया जाता है? तो सीलिंग फैन के अंदर हम 2.5 माइक्रोफेरड के कैपेसिटर का यूज करते हैं। माइक्रो ऐसे लिखा जाता है और फेरड ऐसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 2.5 माइक्रोफेरड। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 5 एम्पियर धारा स्विच सॉकेट कनेक्शन के लिए कितने व्यास की केबल की आवश्यकता है? तो दोस्तों 5 एम्पियर के कोई भी हमें उपकरण का कनेक्शन करना है, उसके लिए हमें केबल की क्या साइज़ रखनी है, ये हमें आपको इस चारों ऑप्शंस में से बताना है। 1 स्क्वायर mm, 2 स्क्वायर mm, या 4 स्क्वायर mm, या 6 स्क्वायर mm। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 स्क्वायर mm। 1 स्क्वायर mm के हम 5 एम्पियर तक की धारा के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों, घरेलू एनर्जी मीटर में कितने इनपुट टर्मिनल होते हैं? दोस्तों इसका आंसर तो आप दे पाओगे शायद। घरेलू जो मीटर हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? एनर्जी मीटर, उसके अंदर इनपुट के कितने तार होते हैं? इनपुट का मतलब सप्लाई जो आती है खंबे से, उस खंबे के से जो सप्लाई आती है उसके अंदर कितने तार होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, या 6 होते हैं? तो कितने आंसर होते हैं दोस्तों? 2, क्योंकि खंबे पे से केवल फेज़ और न्यूट्रल P और N ये दोनों ही आते हैं, ना कि 3 होंगे। 3 तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे 3 फेज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो घरेलू मीटर जो होते हैं वो सिंगल फेज़ के होते हैं और उसमें केवल 2 ही तार इनपुट के आते हैं। सिंगल फेज़ घरेलू एनर्जी मीटर में कितने इनपुट व आउटपुट टर्मिनल होते हैं? अब पूछा है दोस्तों इसने आने वाले तार और जाने वाले तार, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट के कितने होते हैं दोस्तों? 2, और आउटपुट के भी 2। तो कोई भी मीटर है उसके अंदर इनपुट से 2 तार आते हैं और 2 ही बाहर जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या? 4। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 फेज़ AC एनर्जी मीटर कौन सी सप्लाई से जोड़ा जाता है? 3 फेज़ एनर्जी मीटर को कौन सी सप्लाई से जोड़ा जाता है? इसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ये दोस्तों आपको बताना है। DC 3 फेज़, दूसरा ऑप्शन है AC 3 फेज़, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है इन दोनों में से नहीं। दोस्तों 3 फेज़ का जो AC एनर्जी मीटर होता है उसको केवल AC 3 फेज़ से ही जोड़ा जाता है,
क्योंकि इसका आंसर हमें क्वेश्चंस के अंदर ही दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई में काम आने वाले लैंप कितने वोल्टेज का होता है? तो विद्युत सप्लाई घरों के अंदर जो हम लैंप को यूज़ करते हैं, टंगस्टन लैंप, वो होता है कितने वोल्टेज का? 440 का, या 440 वाट का, या 130 वोल्ट का, या 230 वोल्ट का? तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है और जवाब देना है इसका। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 230 वोल्टेज। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल सप्लाई क्या होती है? यूनिवर्सल सप्लाई क्या होती है दोस्तों? इसका जवाब आपको देना है। यूनिवर्सल सप्लाई होती है ना तो एसी होती है और ना डीसी, ये दोनों ही होती है। तो यूनिवर्सल सप्लाई उसे बोलते हैं जो एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई होती है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सप्लाई में 2 फेसों के मध्य कितना वोल्टेज होता है? 3 फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो वोल्टेज माप रहे हैं वो फेज टू फेज के बीच में माप रहे हैं, ना कि फेज टू न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है केवल किसकी बात की जा रही है? फेज टू फेज, फेज टू फेज, आर वाई भी, तीनों में से कोई से भी 2 फेज के मध्य कितना वोल्टेज होता है? तो दोस्तों कितना वोल्टेज होता है? सी ऑप्शन इसका सही होगा, गए तो 440 वोल्टेज। अगर हम बात करें फेज और न्यूट्रल की तो उसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यांत्रिक शक्ति की इकाई खालिस्तान में ली जाती है। यांत्रिक शक्ति मतलब मैकेनिकल जो पावर होती है उसको किसके अंदर ली जाती है? किलोवाट आवर में, या एचपी में, या वोल्टेज में, या वेबर में? तो ये यांत्रिक शक्ति ली जाती है दोस्तों एचपी में। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो इसका सही आंसर होगा बी, और एचपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उस स्विच का नाम बताओ जो एक बार चालू होने के बाद में स्वतः बंद हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे स्विच का नाम बताना है जो चालू करने के बाद में तुरंत बंद हो जाता है। पहला ऑप्शन है बेड स्विच, दूसरा है टम्बलर स्विच, तीसरा है पुश बटन, और चौथा है डीपी स्विच। तो दोस्तों इसका जवाब मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, आया था हमारे इसमें पिछले वीडियो में आया होगा। तो उसमें आपको सही आंसर इसका बताना है कि ऐसा कौन सा स्विच है जो दबाते ही कुछ देर बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और दोस्तों वो जो स्विच है वो घरों के बाहर में लगा होता है, जो जिसको बोलते हैं घंटी स्विच, बेल स्विच, जिसमें उसका दूसरा नाम भी है पुश बटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, गे। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थिंग में तांबे की प्लेट की मोटाई कितनी होती है? अर्थिंग बना रहे हैं हम कहीं पे भी, तो उसके अंदर जो हम प्लेट यूज़ करते हैं उसकी मोटाई कितनी होती है? 4.15 mm, ये 5 mm, ये 6.15 mm, या 3.15 mm? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3.15 mm। ऐसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अर्थिंग में गैल्वेनाइजिंग आयरन की प्लेट की मोटाई। दोस्तों अर्थिंग में हम 2 प्रकार की प्लेट यूज़ करते हैं, एक तो कॉपर की और एक गैल्वेनाइजिंग आयरन की। अगर हम कॉपर की प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर के ही कनेक्टर्स हम उसमें यूज़ करते हैं, और अगर हम लोहे की प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो लोहे के ही उसके अंदर और इक्विपमेंट्स लगते हैं ना। ऐसे हमें नहीं करना है कि हम कॉपर की लगा दी और लोहे के उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप लोहे की प्लेट यूज़ कर रहे हो तो उस पर लोहे के ही उपकरण यूज़ करने हैं, और भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो लोहे के ही यूज़ करने हैं। अगर आप कॉपर की यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर के ही आपको यूज़ करने हैं। तो दोस्तों लोहे की प्लेट की मोटाई होती है जस्ट कॉपर की प्लेट के डबल। डबल कितना? 6.30 mm। अभी कॉपर की होती थी 3.15 और इसकी होती है गैल्वेनाइजिंग आयरन की 6.30। अगर कॉपर होता तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सही होता। नेक्स्ट है, अर्थिंग में चारकोल की परत की मोटाई कितनी होती है? तो अर्थिंग के अंदर चारकोल की परत की मोटाई होती है 15 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 सेंटीमीटर। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मीटर के द्वारा अर्थिंग की टेस्टिंग की जाती है? मैंने अभी बताया था दोस्तों अर्थिंग की टेस्टिंग के लिए हम किस मीटर का यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, मेगा मीटर, या फ्रीक्वेंसी मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।